नमस्कार। स्कूल कॉलेज लाइफ हम सब ने एंजॉय की है, लेकिन हमारे में से बहुत कम लोग हैं जो हॉस्टल लाइफ को भी एंजॉय कर पाते हैं या हॉस्टल में पढ़ने का मौका किसी को मिल पाता है। और हॉस्टल लाइफ में रहते हुए हम वो सब चीज़ें करते हैं अक्सर जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखी है। आपने 3 इडियट्स में देखी होगी या और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिस हॉस्टल लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है बढ़िया तरीके से। लेकिन कभी भी हॉस्टल में रहने वाले लोगों ने अपनी लाइफ की शरारतें बुक नहीं की हैं, उन्हें बुक फॉर्म में नहीं लाया है। और आज मैं ऐसे शख्स के साथ बैठा हुआ हूँ जो हॉस्टल में पढ़े हैं, आज एक प्रतिष्ठित स्कूल को चलाते हैं, बिजनेसमैन फैमिली से हैं और लेखन का भी शौक़ रखते हैं। इस बुक का नाम है स्कूल डेज़ एंड हॉस्टल नाइट, यानी कि हमारा दिन स्कूल में गुजरता है और रात हॉस्टल में तो क्या क्या होता है। मैंने बुक अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी बात मेरी मिस्टर विश्वरतन जी से हुई है जो इसके लेखक हैं, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को इसमें नोट डाउन किया है सब कुछ और इसे पब्लिश कराया है। इनका कहना है कि मैं कई सालों से इसे पब्लिश कराना चाह रहा था, लेकिन बिजनेस की और सब जितनी व्यस्तताएं आप सबको पता है कि हर इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन्होंने ये साहस किया और इसमें अपनी सारी शरारतें और जितनी भी इस तरह की हरकतें हॉस्टल में रहते हुए लड़के कर सकते हैं जो आपने फिल्मों में देखी हैं, 3 इडियट्स में देखी होंगी, वो सब इन्होंने लिखी हैं, ईमानदारी से बेबाक तरीके से लिखी हैं। और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेजन पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। फ़िलहाल मैं बात करूंगा विश्वरतन जी से इनकी बुक के बारे में। पहले तो आप बताइए विश्वरतन जी, किस हॉस्टल की कहानी है, आप कहाँ पढ़े हैं, ये आप थोड़ा सा बताइए कि ये घटना घटी कहाँ पे है। जी मैं बहुत पहली बात तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया। इस आपसे बातचीत के बहाने मैं फिर से एक बार अपनी किताब को अपने मन में दोहरा रहा हूँ और उसका जो एंजॉयमेंट वो महसूस कर रहा हूँ जी। ये जो सारा सिलसिला है ये देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल का है। नाम बताइए। कैम्ब्रियन हॉल। नहीं डर नहीं रहा हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। कैम्ब्रियन हॉल एक बोर्डिंग स्कूल है देहरादून में। तो कैम्ब्रियन हॉल में हम लोग एज बोर्डर्स थे और हमने करीब 10 से 11 साल वहाँ हॉस्टल में बिताए हैं। इम्प्रेशनेबल एज, बहुत छोटी एज उम्र से लेके टीनेज सब वहाँ करी है। तो वहाँ पर कौन सी ईयर्स की बात है ये 1977 से लेके और 1986 के बीच का 9 साल 8 साल के करीब। तो ये चूँकि वो पीरियड है तो उस पीरियड से लिंक्ड चीज़ें भी हैं, जैसे कि VCR। शायद आज की जनरेशन को अगर बात करें तो VCR उनकी टर्मिनोलॉजी में नहीं होगा, पर उस समय VCR का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा नेचुरल एडवांसमेंट था। हमने VCR पहली बार देखना वो बड़ी बात, पहली बार हमने स्कूल में देखी थी VCR पे। हम हॉस्टल में थे। अच्छा। तो उसका भी एक चैप्टर है। और जाने भी दो यारो मूवी है उसका। मैं इसमें देख रहा था, जाने भी दो यारो का आपने मेंशन किया है, ये क्या है इसमें? जाने भी दो यारो बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म एक रही है आज भी। मतलब मैं मानता हूँ कि कॉमेडी में, एक्टिंग में, स्क्रिप्ट में बहुत अच्छी, सटायर भी बहुत अच्छा है। सटायर भी बहुत अच्छा है। और नसीरुद्दीन शाह जी और रही आसवानी जी इनकी पिक्चर रही है। तो हम लोग बोर्डर्स जो हैं वो स्कूल के बिल्डिंग टॉप के टॉयलेट्स की बाउंड्री क्रॉस करके फिर वैली के जरिए घाटी में होते हुए किसी तरह कृष्णा पैलेस एक पिक्चर हॉल था वहाँ पर पहुंचे। देहरादून में अच्छा। क्योंकि ज्यादातर हॉस्टल्स मैंने देखा है वहाँ उधर देहरादून से मसूरी की तरफ चलते हैं। जी बहुत सारे बने हुए हैं। ये जो कैम्ब्रियन हॉल है ये हमारा कैंट में था, देहरादून में। अच्छा, देहरादून कैंट में। तो कैंट में था, तो वहाँ से बिंदाल जो रिवर जाती है उसकी जो खाइयाँ हैं वो हमारे को बाकी शहर सेपरेट करती थी। तो बिंदाल रिवर में के जो सूखी रिवर है वहाँ पे जाके उसके जो घाटियाँ हैं उसमें से निकल के वैली में से और धीरे धीरे पहुँचना और पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखना। पूरे टाइम ये भी कोशिश करने की कोई हमें देख ना ले, कहीं रिपोर्ट हो जाए हॉस्टल में। तो ये दिन में या रात में देखी थी? नहीं, रात में तो नहीं, ये दिन में ही होती है क्योंकि अच्छा, स्कूल से बंक किया? स्कूल से बंक किया। 3 से 6 हम लोग देखने गए थे। अच्छा, मैटनी शो। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो वापस आए हम तो हम एक अपना बंदा छोड़ के गए थे वहाँ कि भाई तुम ना अगर खतरा होगा तो लाल रंग का झंडा लगा देना, जो दूर से पता चल हॉस्टल में, टॉयलेट के ऊपर। अच्छा, टॉयलेट जहाँ से हमें एंट्री लेनी थी। स्कूल में ही जाना था वापस? हाँ, वापस स्कूल में जाना था। अच्छा। तो जब वहाँ पहुँचे हम लोग तो 6 बजे तक स्कूल चलता था? नहीं, ऐसा ना, बोर्डिंग तो 24 घंटे है ना। अच्छा। तो शेड्यूल है, एक ही प्रेमिसेस में था। ठीक है। तो अब जैसे 4 से 5 गेम्स हैं, 5 साढ़े 6 साढ़े 5 टी है, 5:30 से 6:30 प्रेप टाइम है, इस तरह से पूरा शेड्यूल है। तो जो दोस्त था हमारा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। वो उस समय मनोज कुमार का फैन था।
उनका एक सिनेमा हॉल था मेरठ में, आज भी है वो, नंदन सिनेमा। अच्छा। और क्रांति पिक्चर उस समय बहुत बड़ी हिट गई थी। हाँ, तो 80 में या 81 की बात तो है। चूंकि वो बच्चा भी, वो दोस्त भी मेरा देवेश नाम है उसका, देवेश त्यागी। हाँ, मैं जानता हूँ। देवेश नारायण। तो वो मनोज कुमार से इतने इम्प्रेस थे कि वो अपने आप को मनोज कुमार के कैरेक्टर में ही रहते थे स्कूल में। यानी कि वो लड़कियों से नफरत करते थे, वो ज्यादा चीजें, मतलब मनोज कुमार की लाइफ जीते थे। भारत कुमार बन जाते थे। वो भारत कुमार बन जाते थे। तो वो हमको सबको मोटिवेट करके प्लान बना के, पिक्चर के शौकीन थे, हाँ। वो हमको ले गए। वापस आए तो देखा लाल झंडा, और लाल झंडे में पता ही चला कि बाई चांस हम लोगों को अपने जूते खुद धोने होते थे, वाइट रंग के कैनवस के, और उसके ऊपर पॉलिश करके सुखाने होते थे। और हुआ क्या, उस दिन मैंने जूते धो के सुखाए, पीटी शूज सुखाए, और उसी की वजह से शोर मच गया कि ये रोल नंबर 8 के जूते यहीं पर हैं, इसका मतलब रोल नंबर 8 गायब है। अब वो ढूंढ मच गई। तो जैसे ही दिवेश, जूतों ने चुगली कर दी। जूतों ने चुगली कर दी। जैसे ही दिवेश को पता चला तो दिवेश तो तुरंत ऑल मैन फॉर हिमसेल्फ कह के वो तो भाग गया। अच्छा। कि अब तुम अपना देखो, मेरा तो ठीक है। अच्छा। अब मुझे पता चला कि मेरी ढूंढ में चल रही है, और हमारे प्रिंसिपल अपना लैब्राडोर कुत्ता लेके चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि बच्चा गया कहाँ। अच्छा। मैंने तुरंत ओम भूर्भुवस्सुः के जाप किए, मन में मम्मी पापा भगवान सबको याद किया, और एक प्रण लिया कि भगवान आज बचा दो, आज बचा लो, दोबारा कभी नहीं करूंगा। दिमाग में एक आइडिया आया, तुरंत जाके मैं डॉर्मेट्री में, बच्चों की डॉर्मेट्री में लेट गया, बाल इधर उधर कर लिए, सब खराब कर लिए कपड़े, और एक बच्चे को कह दिया कि भैया प्रिंसिपल को यहाँ ले आना। तो जब प्रिंसिपल ढूंढते ढूंढते आए तो उस बच्चे ने कहा, सर ये रहा, दिस इज द वन, दिस इज द वन। तो कहने लगे, व्हाट आर यू डूइंग हियर यू फूल। आई सेड, सर आई एम फीलिंग सिक, सो आई जस्ट came and lie down here and fell asleep. Why didn't you go to the hospital? Sir, tomorrow is my match and I am the goalkeeper. And अगर मैं कल मैच नहीं खेला तो मेरा हाउस हार जाएगा, तो अपने हाउस को बचाने के लिए। तो प्रिंसिपल की भी थोड़ी सी जान में जान आई, शायद अंदर से वो घबरा रही थी कि बच्चा गायब कहाँ हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, यू फूल, यू हैड अस वरीड, और बस कुछ नहीं कहा, और तुरंत मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। तो वो बच गया। उसके बाद कभी बंकिंग नहीं करी हमने। और इसमें आपने क्या क्या इसमें बताइए, इसमें ऐसी चीज़ क्या है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस तो हैं इसमें, सारे बचपन की यादें भी हैं, आप तो इसे कितनी बार भी पढ़ सकते हैं जी। एक अननोन एक बच्चा या हाँ, कोई किसी बच्चे हाँ, का गार्जियन अगर इसे पढ़ता है, हाँ, तो इसे पढ़ने के बाद उसे क्या कोई मैसेज मिलता है, या कोई एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है बच्चे को कैसे हैंडल करना है, या कोई ऐसा मैसेज है इसमें जी? सबसे पहले मोरल ऑफ द बुक। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक इसके साथ स्टैट्यूटरी वार्निंग है। इस किताब को पढ़ने के बाद हर बच्चा हॉस्टल में जाना चाहेगा, और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्टल भेजना चाहेंगे, जो कि उसकी सिचुएशन में सही है कि नहीं है वो आप जुडिशियली सोचें, लेकिन किताब का ये असर जरूर होगा। नंबर 1। नंबर 2, इतनी कलरफुल लाइफ है हॉस्टल की, इतना मजा है उस हॉस्टल की लाइफ में, क्योंकि उस वक्त आपको जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन बाद में जो क्षण के जो सब्लिमेट निकलता है एक्सपीरियंसेस का, वो बहुत पॉजिटिव निकलता है। तो वो एक बहुत अच्छा एक मैसेज है। दूसरी बात, हर चैप्टर में एक टेक होम मैसेज है, एक सीख है, जो बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट कहिए या जूझने वाला कहिए, जुझारू कहिए, वो बनाती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक इसमें चैप्टर है जिसमें कि मैंने उसका नाम दिया है, उसमें बाद में कहा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का लेसन है ये मेरा। क्या हुआ, खाना खा रहे हैं डाइनिंग रूम में बैठे हैं, डॉर्मेट सारे बच्चे खेल रहे हैं, फॉक से, कांटे से, सब कुछ वो चलो हो गया। अचानक बच्चे के मुंह में एक कंकड़ आ गया, नट, और उसके दांत में कड़क हुआ। वो तुरंत आग बबूला, और बाकी ने भी उसको हड़काया कि अरे चल आज तो अब मौका मिल गया, आज हम जो है मिस्टर बटलर वाइट हमारे जो स्टीवर्ड थे उनकी डांट लगवाएंगे। तो मिस्टर बटलर वाइट के पास हम पहुंचे, सर सी लुक व्हाट हैज कम इन माय प्लेट। तो मिस्टर बटलर वाइट जो हमेशा आग बबूले, बड़े से, बिग फ्रेम, वाइट रंग और गुस्से में रहते थे, अचानक उनके मुंह पे एक स्माइल आई। ओ यू फूल, वेयर डिड यू फाइंड दिस? मैं तो उसको कल से ढूंढ रहा हूँ। अरे चलो बहादुर, इस बच्चे को एक एप्पल एक्स्ट्रा दो। तो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि कॉन्फ्लिक्ट उठा, उन्होंने तुरंत उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया और उसको बाय बाय करा। शायद हॉस्पिटैलिटी में सिखाते होंगे कि अगर कोई रेस्टोरेंट में आया है और वो गेस्ट नाराज है तो उसको कैसे पैसिफाई करना है, मनाना है। हमें वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वहाँ से सीखने को मिल गया। गाला नाइट्स में बच्चों को ये सिखाया जाता था, गाला नाइट्स की प्रिपरेशन होती थी, गाला नाइट यानी कि पार्टी। गाला नाइट्स के बारे में बहुत सुना है, हम लोगों को तो कभी मौका नहीं मिला, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, और कभी मतलब गाला नाइट्स एक क्या कहना चाहिए कि इस देश के मेरे ख्याल में 99% बच्चों के लिए एक ड्रीम ही है, ड्रीम है ना, उसे हर कोई उसे लिव नहीं कर पाता, और पेरेंट्स के लिए 99% के लिए ये एक बुरा ड्रीम है, बुरा ड्रीम है, क्योंकि वो डरते हैं बहुत कुछ गलत पता नहीं हो सकता है यहाँ पे।
लेकिन मैं इस बात में खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे जो देहरादून में ब्रिंगिंग अप मिली, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट भी था। और देहरादून का एज इट इज़ एटमॉस्फेयर डिफरेंट रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा खुलापन भी है, विश्वास भी है और डिसिप्लिन भी है लोगों में, और नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। तो हमारे स्कूल में एक प्रथा थी कि गाला नाइट होगी, सब बच्चे उसमें इन्वाइटेड होंगे, खाना पीना होगा, डांस होगा, लेकिन हर लड़का लड़की के साथ ही डांस करेगा। लड़का लड़के के साथ नहीं करेगा, लड़की लड़की के साथ नहीं करेगी, जो शायद कुछ लोगों को अटपटा लगे आज के परिवेश में। और ये चीज़ आज से 25 साल पहले तो अटपटी और भी लगती होगी, लेकिन इसके मैं आपको कुछ फ़ायदे और उदाहरण जो हम पे असर पड़ा है इस बच्चा वो बताता हूँ। जब हम 7th में थे, 8th में थे, तो गाला नाइट का एक ही ग्लैमर रहता था कि खाने के बाद, मतलब पार्टी के बाद खाना, और उसमें डोंगे रखे होंगे पनीर के, चिकन के, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डोंगे सरका के अपनी तरफ लाने हैं, बस केवल खाने पे फोकस, केवल वही फोकस था। अच्छा, जो पहले क्या था उसमें लड़कों को लड़कियों के साथ डांस करने नहीं, का सब सुनिए, उसमें क्लास 8 से ऊपर के बच्चे होते थे केवल। अच्छा। तो जब हम 7th में थे तो हम लोगों का ये रहता था कि जब पार्टी चल रही होगी तो कैसे चुपचाप पीछे से जाना और वहाँ के डोंगे साफ करने हैं, हॉस्टल में लाने हैं। तो 7th तक तो हमने ये किया। 8th में जब आया तो पहली टेंशन इस बात की हुई कि यार पहनेंगे क्या, टाई पहननी जरूरी है, और टाई के साथ मैचिंग शूज, सॉक्स, ये सब चीज़। तो सबसे बड़ी टेंशन कि भाई मेरे पास ये रंग का कपड़ा है तो तेरे पास वो रंग की टाई है और तेरे पास वो बेल्ट है, तो आपस की ट्रेडिंग, जिसको आज टीम वर्क भी कहेंगे। अच्छा। एक दूसरे से शेयरिंग ले लेते थे, शेयरिंग। और उसके लिए बकायदा बहुत चीज़ों से डील चलती थी, तुमसे मैच करेगा ये, नहीं डील चलती थी। अच्छा, जो आपके बिजनेसमैन टाइप कि भाई मैं तेरे को टाई दूंगा तो मुझे अपनी कॉमिक देगा। अच्छा। उन दिनों तो इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ते हो? इंद्रजाल कॉमिक्स थी, फैंटम कॉमिक्स थी, मधुबन थी, तो ये सब कॉमिक्स थी। तो मुझे अपनी कॉमिक, जगत थी, जगत बहुत पॉपुलर थी हर चीज़ की। तुम अपने कॉमिक्स दोगे, हम तुम्हें ये देंगे, या तुम अपना 1 हफ्ते तक सुबह का जब मक्खन की टिक्की है ब्रेकफास्ट की वो हमें दोगे, हम तुम्हें ये देंगे। ये सब चलता रहता था। चलो उससे पार हुआ, फिर ये होता था कि अब लड़की के साथ डांस कैसे करना है। तो सीनियर्स हमको सिखाते थे कि तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें अदब से थोड़ा बो करना है, स्माइल करना है, झुक के कहना है मे आई हैव द प्लेजर ऑफ योर डांस प्लीज़। और अगर कोई लड़की मना करे तो उसको कैसे करना है, और अगर कोई लड़की डांस करने के बीच में छोड़ना चाहे तो उसको उसकी सीट तक वापस छोड़ के आना है, ये नहीं कि बस बीच में तुम उधर पलट गए वो उधर पलट गए। ये सब सिखाते थे। तो खैर साहब किसी तरह अपनी झिझक पार करके हम लोग गए, और वहाँ पर पहली बार किसी लड़की से कहा प्लीज़ मे आई हैव द प्लेजर ऑफ योर डांस, और किसी ने कोऑपरेट भी कर लिया। चलो 2 मिनट 10 मिनट डांस किया, तो बाहर निकल के चौड़े होके 2 दोस्त आपस में कहते हैं अरे ये तो हम खामा डर रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उधर से 2 लड़की जो डांस कर रहे थे कि इडियट कम हियर, हमें 1 महीने से ट्रेनिंग दी जा रही थी कि अगर कोई लड़का हिम्मत करके डांस के लिए पूछे तो उसे मना नहीं करना, और करना है तो किस पोलाइटनेस से करना है कि उसे बुरा न लगे। तो नो सुनने की आदत, नो कहने का तरीका। आज की तारीख में अगर हम लोगों को ये नो सुनना और नो कहना आ जाए तो आप सोच के देखिए दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। सही बात है। क्योंकि असली समस्या शुरू तब होती है जब कोई नो कहता है। यस में तो एवरीबॉडी, वहीं से ईगो एक वहीं से शुरू होती है। सही बात है, आपने सही किया। तो ये हम लोगों को लेसन वहाँ मिले, और इसके अंदर कुछ फन मोमेंट्स भी हैं। एग्जामिनेशन में कैसे हम लोग चीटिंग करते थे, कैसे चीटिंग के, वो तो खैर सभी बच्चों में कॉमन ही होता है। हाँ, है। पर कॉमन तो था, पर यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ सीनियर्स जिम्मा लेते थे बच्चों को सिखाने का कि चीटिंग कैसे करनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें यही दिखाया गया है कि चीटिंग करने वाले भी पास नहीं हुए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं दी कि चीटिंग करके आप पास हो जाएंगे। चीटिंग करी, एंजॉय करा, सब कुछ करा, पर उसका कोई एडवांटेज नहीं मिला किसी को। ये भी इसमें दिखाया था। अब आपने इतने सालों के बाद इसे लिखने का मन आया, हुआ क्यों? आखिर ऐसे हुआ क्यों? आप तो अपना व्यस्त हैं, स्कूल भी चलाते हैं, तो कैसे, क्यों मन में ये हुआ कि मैं इसको लिखूं? बहुत से लोग हैं, सब इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरते हैं, कोई नहीं लिखता है इन चीज़ों को। वो सोचते हैं कि शायद ये सभी के साथ ऐसा ही होता है, हॉस्टल लाइफ तो ऐसी ही होती है, उसे लिखने की क्या जरूरत। आपने लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की? देखिए मैं बताऊं, या आपके अंदर कहीं एक लेखक था, वही बाहर निकल के सामने आ गया? देखिए मैं बताऊं आपको, ये सुन के हैरत होगी स्पेशली मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को। मैंने ICSE से 10th करी, 12th करी, मैंने MA इंग्लिश भी किया, लेकिन मेरी इंग्लिश सबसे अच्छी तब हुई जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। जब उनके लिए मैं तैयार, जब मैं टीचर बना, जब मैं लेक्चर तैयार करके जाता था तो लेक्चर तैयार करने में मैं अपनी कमियां सुधारता था। और एक्चुअली में लिटरेचर को अप्रिशिएट करने का तरीका ही तब आया मुझे जब मैं बच्चों को बता रहा था। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये जो NCERT ने जो हमारे बहुत अच्छा काम कर रखा है, जो किताबों में जो हमारी कहानियाँ हैं 9th की 10th की,
वो कहानियां भी एज अप्रोप्रिएट चुनी गई हैं जो उस एज के बच्चों को सुननी चाहिए। 8th क्लास के बच्चे को वो कैसी हाँ। कहानियाँ, 9th वालों को कैसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में एक है स्टेजेस ऑफ लाइफ चैप्टर, वो शेक्सपियर बता रहा है कि स्टेजेस ऑफ लाइफ की भाई एक सोल्जर स्टेज है, एक चाइल्ड स्टेज है और फिर बाद में एक वॉरियर स्टेज है। तो वो डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस को बता रहा है, टीनेज से लेके सारी चीज़। और वो बता रहा है टीनेज में हमें लगता है हमें पता सब कुछ है, आता हमें कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें वो सब बता रहा है। इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि अगर इंग्लिश टीचर केवल इंग्लिश ना पढ़ा के लैंग्वेज को भूल जाए, उस स्टोरी को पढ़ाए, तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन है हमारी उन स्टोरीज़ में कि जो बाकी से पीछे रह जाता है। लाइफ सिखा सकते हो आप स्टोरीज़ के सहारे। वैसे भी आपको याद होगा उन दिनों में जब हम लोग भी जब कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते थे तो अक्सर हमारे से कहा जाता है कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ो। जी। पढ़ने से ही मेरा मानना है कि ये सीखता है। जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स स्टार आती थी, फिल्मों में शौक था, फिल्म फेयर पढ़नी शुरू कर दी। मैं अपने पर्सनल बात बता रहा हूँ, तो मैंने तो उन सब चीज़ों से इंग्लिश अपनी इम्प्रूव की। आप बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको अपने फादर की बात शेयर करता हूँ। मेरे फादर साहब उर्दू मिडिल पास थे जी, उसके आगे नहीं पढ़े थे। क्या नाम था उनका? रतन लाल गुप्ता जी, स्वर्गीय। अच्छा। और वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट खुद फाइल करते थे और खुद केस लड़ते थे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि आपने इंग्लिश सीखी कैसे? उन्होंने कहा देखो भाई, मैं 2 अखबार मंगाता था, हिंदुस्तान टाइम्स उस समय था, या टाइम्स ऑफ इंडिया, एक हिंदी का और वही अखबार इंग्लिश का। सेम। पहले उस अखबार को मैं हिंदी में पढ़ता था और फिर उसी अखबार को मैं इंग्लिश में पढ़ता था। क्या बात है, वही न्यूज़ सेम। और वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट्स खुद लिखते थे। ही वॉज नोन एज किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मास्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट लॉ इन इंडिया। जहाँ तक कि 1956 में जब एक इंडियन डेलीगेशन गया अब्रॉड, उसमें यूपी से वो चुने गए और 56 कंट्री उन्होंने 36 कंट्रीज बाय रोड गवर्नमेंट ने उनको अपने खर्चे पे ट्रैवल कराई है। अच्छा। एक पूरा डेलीगेशन गया था, यूपी से केवल वो चुने गए थे। तो वो भी सब रहा। तो जैसे आपने बताया आपने इंग्लिश कैसे सीखी, और बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश है। आपसे बात करके सब कोई कह नहीं सकता कि आपका कोई बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है। तो वैसे जैसे आपने एजुकेशन की बात कही है कि इंग्लिश में इस तरह के चैप्टर्स और इस तरह की सब चीज़ें रखी गई हैं, और मुझे लगता है कि ये थ्रू आउट ऊपर तक है। मैंने तो एमए इंग्लिश से नहीं की, लेकिन एमए इंग्लिश से जिन मेरे दोस्तों ने किया उनका कहना है कि उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया जाता, सब कुछ लिटरेचर है, नॉवेल्स हैं, वो सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये एजुकेशन का जो सिस्टम जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वास्तव में ये सबसे आसान तरीका है किसी को भी सिखाने का। जी देखिए, ये मैंने एक किताब भी पढ़ी थी जिसका टाइटल था आर्ट हील्स। जितनी कहानियां हैं ये हमारे आर्ट हील्स। अच्छा, ठीक है। ART ये भी एक आर्ट है। इसी का एक तरीका है जिसे कलर थेरेपी बोलते हैं। वो कहते हैं लाल रंग एक्साइट करता है, बीपी हाई करता है, ग्रीन रंग आंखों को हेल्प करता है, येलो रंग पेट की बीमारियां दूर करता है। ये क्रोमाथेरेपी भी है। म्यूजिक से आप मेडिटेशन में हो जाते हैं, म्यूजिक से मेंटली रिलैक्स करते हैं, सबको पता है। अच्छी कहानियों से आपके अंदर जो घाव हैं, जो आपके अंदर इमोशनल साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसीज हैं, वो भरी जाती हैं। ज़ेन जो है, ज़ेन की सारी फिलॉसफी वो स्टोरीज पे है, और ज़ेन की एक स्टोरी आपको इतना सबक दे सकती है, इतना सीख दे सकती है पूरी ज़िंदगी का, जो कि आप नहीं इमेजिन कर सकते। तो स्टोरीज़ अपने आप में दे आर दे लाइक नेक्टर। मैं अपने जब स्टूडेंट्स को बताता था, लिखने के बारे में मोटिवेट करता, तो मैं उनसे कहता था कि देखो, एक एस्से लिखने में 400-500 शब्द का आपको कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। तो सोचो, जिसने ये एक किताब लिखी है या स्टोरी लिखी है, उसको कितना टाइम लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी? महीनों लगे होंगे। महीनों। आप उसकी मेहनत, महीनों की मेहनत का जो फल है, सबब है, वो 15 मिनट में ले लेते हो। इट इज लाइक ऐसा है जैसे आपने टॉनिक या जूस ले लिया, फलों का एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसने जितनी दिमाग थी, जितना एक्सपोजर था, जितना उसको तजुर्बा था, जितनी उसकी सोच थी, उसने उसको क्रिस्टलाइज करके एक, जैसे कि आप लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप लोग पता नहीं कितना तजुर्बा, कितनी सोच, हिडन मीनिंग्स निकाल के भी आप 5 मिनट की कोई एक खबर बनाते हो, स्टोरी बनाते हो। उसके पीछे शायद 5 मिनट की खबर में आपकी पता नहीं कितने घंटों की मेहनत रही है। 1.5-2 घंटा सुनने वाला 5 मिनट में उसका पूरा मजा ले सकता है, लुत्फ ले सकता है, अपने मायने निकाल सकता है। अलग अलग सोर्सेज से इनपुट लेने पड़ते हैं। और जैसे लिखने का ये शुरू से डायरी लिखने से शुरू हुआ था। कई बार मैंने इसमें ये अपने पहले लिखनी शुरू कर दी थी या डायरीज लिखते थे? नहीं, डायरी तो जैसे ना आपको बताऊं, जान जब टीनेज में थे तो कुछ टीनेज की मायूसियां होती हैं, वो उस समय डायरी लिख ली। फ्रस्ट्रेशन होती है किस चीज़ का, वो डायरी में लिख दिया। तो वहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ चीज़ें स्टिमुलेटिंग भी हुई।
कई बार किसी पॉलिटिकल मैटर हुई, कई बार किसी और चीज़ पे हुआ तो मन करा कुछ लिखने का, तो उसको लिख के क्रिस्टलाइज कर लिया, पढ़ के अपने आप को अच्छा लगा। हाँ, सही बात है। ठीक है, जैसे मैंने एक बहुत छोटी सी स्टोरी लिखी थी 4-5 लाइनों की। उसमें मैंने लिखा था कि एक गली में, एक खोमचे में एक आदमी सेब बेच रहा था। बहुत सारे सेब नहीं, सेब बेच रहा था। वो सेब की फाँक कर करके बेच रहा था। अच्छा। तो और लोग एक एक फाँक खरीद रहे थे। तो मैंने उस बात से समझ निकाला कि कितनी गरीबी या कितनी परेशानी थी, और हम बात करते हैं दुनिया कितनी अच्छी है। अगर कहीं पर एक सेब की फाँकें बिक रही हैं और लोग फाँकें खरीद रहे हैं, तो आप उसका मतलब निकालिए। हाँ, सही बात है ना। एक सिंगल एप्पल भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने फादर को, कई बार देखिए फादर, अब मेरी उम्र कितनी भी हो जाए, आई एम स्टिल अ चाइल्ड, आई विल स्टिल मिस माई फादर, आई विल स्टिल मिस माई मदर। तो एक बार किसी ऐसी मायूसी वक्त मैंने ऐसे लिखा कि यू नो, वेयर आर यू माई ओ फादर, योर सन स्टिल क्राइज। तो उसके बाद मैंने फादर का जवाब लिखा, जिससे मुझे फिर सीख मिली कि दैट एज लॉन्ग एज द सन क्राइज, नहीं, आई एम इन यू माई सन एंड इन योर सन, एंड एज लॉन्ग एज द सन क्राइज द फादर नेवर डाइज। बेटे का बेटा भी रो रहा है। हाँ नहीं, हाँ नहीं, मैं आप में हूँ, आपके बेटे में हूँ, और जब तक बेटा रोता है फादर कभी नहीं सोता है, मतलब ही नेवर डाइज। तो इंग्लिश में लिखा एज लॉन्ग एज द सन क्राइज द फादर नेवर डाइज। तो ये 4 लाइनें थी मेरी, और उनको आज भी मैं पढ़ लेता हूँ। तो कई बार जब मन बहुत उदास होता है तो ये आता है कि नहीं, फादर अभी भी साथ हैं, ही नेवर डाइज। चलिए, आपके एक्सपीरियंसेस तो बहुत बढ़िया हैं। इस बुक के बारे में और ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी कहानी इसी में पता लग जाएगी, तो फिर आप बुक खरीदेंगे नहीं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बुक को ज़रूर खरीदें। और मैं केवल ये पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ इस बुक की। और मेरा मानना है कि हर किसी के अंदर, कोई स्टूडेंट है, छात्र है कोई भी, उसके अंदर, सभी के अंदर एक क्रिएटिव आदमी छुपा रहता है। और आपके अंदर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी तरह से कोई बुक लिखें। आप एज ए स्टूडेंट, आप ड्राइंग अच्छी करते हैं, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, बैडमिंटन बढ़िया खेलते हैं, या हम जहाँ बैठे हुए हैं आपको गार्डनिंग का शौक़ है, किसी भी चीज़ पर एक ऐसी चीज़ ज़रूर बनाएं, ऐसी ज़रूर लिखें जो दूसरों के सामने एक टॉर्च बैरियर बन सके, उन्हें गाइड कर सके, प्रेरित कर सके। और फाइनल नोट इस बुक के बारे में आपका? सर, फाइनल नोट में बस हर्षी एक ही बात कहूँगा कि मैंने पहला जो ज़िंदगी में लेखन किया था, वो किया था शायद 6th क्लास या 7th क्लास में जी। तो बोर्डिंग में बैठे हुए थे, हॉस्टल में पढ़ाई करनी नहीं थी, प्रेप टाइम था। तो मैंने पिक्चरों के नाम जोड़ जोड़ के एक स्टोरी बनाई थी। फिल्मों के नाम? फिल्मों के नामों से जोड़ जोड़ के, अच्छा, उनको कर करके एक स्टोरी, वो पहली मेरी राइटिंग थी। क्लास, जैसे वो गाना था एक, जी, एग्जैक्टली एक दूजे के लिए। मैंने कहीं से उसकी प्रेरणा नहीं ली थी, वो अपने आप दिमाग में आया। क्लास 7th में पहली बार मैंने नाटक लिखा था, जो कि हमारे स्कूल में कैमरन हॉल में हमने फिर प्ले किया, डायरेक्ट भी मैंने किया। अच्छा। और हर साल फिर स्कूल में एक नाटक होता था जो कि मेरा लिखा हुआ और करा हुआ होता था। और जब से शारदेन स्कूल बना है 96 से, हर साल एक बड़ा प्रोग्राम स्कूल में जो होता है प्ले का, वो मैं लिखता हूँ और उसको मैं डायरेक्ट करके बच्चों को ट्रेन करता हूँ, और वो हर साल पेरेंट्स के लिए वो यहाँ कराया जाता है। तो शुरुआत तो वहाँ से हुई थी कि मैं पहले अपनी एक प्लेस की कंपाइलेशन कर लूँ, लेकिन प्लेस की कंपाइलेशन थोड़ी डिफिकल्ट भी है, क्योंकि कराने में तो हम बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट कर लेते हैं दिखाने में, लेकिन लिखने में उसे उस तरह लिख पाना और उस तरह से वो करना। आजकल प्लेस को पढ़ने का शौक भी लोगों में बहुत कम है। सही बात है, प्लेस नहीं पढ़ पाते। वैसे भी आजकल तो पढ़ने का शौक ही नहीं रहा है लोगों को, पढ़ने का शौक हकीकत बात है। ठीक कह रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है मोबाइल और उसमें सब इतना बिजी है कि वो सब बुक्स, मेरा मानना है पेपर फॉर्मेट में जो पढ़ने वाली हैबिट है वो बहुत कम हुई है। मैं हर्ष जी आपके माध्यम से सबको एक कहूँगा, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हों, कुछ भी कर लेना, किताबों को मत छोड़ना। रीडिंग डज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज डज टू द बॉडी। और ये रीडिंग जो आप किताब इसकी कागज़ की करते हो, ये अपने आप में कोई मैच नहीं है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग करोगे या कुछ करोगे, वो फील ही नहीं आता है, फील ही नहीं आता है। सही कह रहे हैं। और किताब में आप पलट पलट के देख लीजिए, आप बुक मार्क्स लगाते हैं, उसका भी एक मज़ा आता है। एक बुक मार्क आप लगा के रखते हैं, आप कॉर्नर्स मोड़ते हैं, आप अंडरलाइंस करते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत अलग चीज़ें हैं। डोंट लेट दिस हैबिट डाई। अगर ये दुनिया से पढ़ना ख़त्म हो गया तो बहुत बड़ा नाश होगा। जैसे एनवायरमेंटल नाश हो रहा है, रीडिंग चली गई तो लुप्त हो गई, तो वो भी एक बहुत बड़ा नाश होगा। चलिए, ये आशा करते हैं कि लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। और ये जो बुक है विश्व रतन जी की, स्कूल डेज एंड हॉस्टल नाइट्स, आपको इंस्पायर करेगी कुछ ऐसा ही करने के लिए जैसा विश्व रतन जी ने किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।